कहते हैं कि वक्त कभी थमता नहीं है, अविरल जलधारा सा निरंतर बहता ही चला जाता है। चाहे जितना भी कैद करना चाहो वक्त को, वो रेत की तरह बस मुट्ठी से फिसल ही जाता है। पर अगर मैं कहूं कि इस कायनात में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां सदियों से वक्त ठहर सा गया है, वहां कभी कुछ नहीं बदलता, वहीं मनहूसियत, वहीं खौफ। कुछ ऐसी ही कहानी है राजगढ़ की, जहां सदियों से वक्त ठहरा हुआ है, गुमनामी के अंधेरों में गोते लगा रहा है। सदियों बाद भी अब तक वहां कुछ भी नहीं बदला था। वहीं खंडहर हो चुके महल और हवेलियां, ये सब चीख चीख कर अपनी बर्बादी की दास्तां बयां कर रहे थे। वहां न तो कोई जीव था और न ही जीवन। लेकिन अब सदियों बाद वक्त ने एक बार फिर बदलने की कोशिश की और राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन खंडहरों की मरम्मत करवाने का कार्य प्रारंभ हो गया। दरअसल गवर्नमेंट ने इस जगह की प्राचीनता, भव्यता और सौंदर्य को देखते हुए इस जगह को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय कर लिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में इन खंडहरों की मरम्मत करवाकर इन्हें हेरिटेज होटल्स के रूप में परिवर्तित करने का कार्य प्रारंभ करवाया गया। चूंकि ये काम एक दो दिनों में तो खत्म होने वाला तो था नहीं, अतः इस काम को करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों श्रमिक और कारीगर यहां लाए गए थे। इन कामगारों के ठहरने की व्यवस्था भी इन्हीं खंडहरों के बीच टेंट वगैरह लगाकर की गई थी। मजदूरों के आते ही बरसों से वीरान पड़े इस इलाके में चहल पहल शुरू हो गई। वो जगह जो सदियों से आज तक खामोश रही, निर्जन रही, वहां अचानक एक रौनक सी छा गई थी। राजगढ़ के ये महल एक ऊंची पहाड़ी पर बने हुए थे और इसी पहाड़ी की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, जिसे छोटा राजगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस गांव के बाशिंदे तो कभी भूलकर भी टिले पर बने इन महलों की तरफ नहीं आते थे। उनकी मान्यता थी कि ये जगह शापित हैं, खामोश हैं, वीरान हैं। किसी इंसान या जीव का यहां बसना संभव नहीं है। पर अब यहां तो पूरी पर्यटन नगरी बसने जा रही थी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। सैकड़ों की तादाद में यहां काम के लिए जो मजदूर और कारीगर आए थे, उन सब की तादाद इस छोटे से गांव की आबादी से तो कहीं ज्यादा थी। जब छोटा राजगढ़ गांव के निवासियों ने ये सब देखा तो उनके दिलो दिमाग में कई प्रश्नों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस चीज पर विश्वास करें, उस पर जो उनकी आंखों के सामने घट रहा है या जिसे वे आज तक अपने पुरखों से सुनते आए हैं। उनकी मान्यतानुसार तो इस जगह पर कोई बस ही नहीं सकता, पर आज तो यहां एक साथ सैकड़ों लोगों का जमघट लगा हुआ है। ये बात उन्हें बारंबार सोचने पर विवश कर रही थी, उन्हें एक दौराहे पर खड़ा कर रही थी कि किस चीज पर विश्वास करें। लेकिन अंततः उन लोगों ने अपनी पुरातन मान्यता को ही अधिक महत्व देते हुए स्थानीय जिला कलेक्टर को इस संबंध में पत्र सौंपा। परंतु भूत प्रेत और शाप आदि चीजों को प्रशासनिक रूप से क्या महत्व दिया जाता, अतः उनके पत्र का कोई अर्थ नहीं निकला और राजगढ़ के महलों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो गया। जब स्थानीय लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने यह कार्य प्रारंभ कर दिया, तब गांव वालों ने मिलकर पंचायत की और ये निर्णय लिया कि गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में इस कार्य में भाग नहीं लेगा और न ही प्रशासन की किसी भी तरह की कोई मदद करेगा। धीरे धीरे कार्य अपनी गति पकड़ने लगा था। मजदूरों को यहां डेरा डाले 2 दिन गुजर गए थे। इन 2 दिनों में ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था यहां जिसे कि भयानक कहां या समझा जाए। भला जिस जगह के संबंध में यह कहा जाए कि यहां कोई जीवन नहीं पनप सकता, वहां इतने सारे लोग, वो भी एक साथ। फिर भी कुछ न हो, ये तो अजीब ही हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। मजदूर आराम से अपना काम कर रहे थे। इसी प्रकार काम चलते चलते 5 दिन बीत गए। अब भी सब कुछ ठीक ही था, कहीं कोई हलचल
कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने राजगढ़ के मुख्य महल की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया, पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे सिचुएशंस बदलने लगी, अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। शुरुआत में तो मजदूरों को यह समझ ही नहीं आया कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो सब कितना रहस्यमयी है, क्योंकि इन भूतिया घटनाओं की शुरुआत पहले पहले बहुत साधारण तरीकों से हुई थी, जिस वजह से किसी की शरारत समझकर मजदूर इन सब घटनाओं को नजरअंदाज करते रहे। जैसे कभी अचानक से पानी के टैंकर अपने आप ही खाली हो जाते और सारा पानी जमीन पर गिरकर वेस्ट हो जाता, तो कभी उनके खाने पीने का सामान इधर उधर बिखर जाता, कभी कपड़े गायब हो जाते या अस्त व्यस्त अवस्था में मिलते। ये सब चीजें एकाएक चालू हो गई थीं, पर मजदूर इसे किसी की शरारत समझकर इग्नोर करते रहे। लेकिन जब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगीं, मजदूरों का वहां काम करना तक मुश्किल हो गया, तब उन सब के मन में शक घर करने लगा। उन्होंने उस उत्पात मचाने वाले इंसान को पकड़ने के लिए कड़ा पहरा भी लगा दिया, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, बल्कि चीजें अब और ज्यादा मुश्किल हो गई थीं। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन जैसा ही चल रहा था, पर अब चीजें बढ़ते बढ़ते भयावह स्थिति में पहुंच गई थीं। उन लोगों का सोना खाना सब कुछ मुश्किल हो गया था। रसोइयों की जरा सी नजर हटती तो खाना बनाने का सारा सामान बिखर कर खराब हो जाता। रात को सोते तो कभी तकिया, कभी चादर, तो कभी बिस्तर गायब हो जाता। उस निर्जन स्थान पर मुश्किल से टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई होती थी। ऐसे में टैंकर का वॉल लीक होकर सारा पानी बिखर जाता। उन्हें न तो ढंग से खाने को मिल रहा था और न ही पीने को पानी। आराम करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मजदूरों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से इस बात की शिकायत भी की थी, पर उसने इन बातों पर ज्यादा गौर न करते हुए अपना काम जारी रखा। लेकिन हद तो तब हो गई जब मुख्य महल की दूसरी मंजिल पर काम कर रहे 5 मजदूरों ने एकाएक एक के बाद एक वहां से नीचे छलांग लगा दी। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग ही रह गया। चूंकि उन मजदूरों ने दूसरी मंजिल से ही छलांग लगाई थी, इसलिए उनमें से किसी की मौत तो नहीं हुई, पर सब गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और कैसे हुआ। भला शांति से अपना काम कर रहे इन 5 मजदूरों को अचानक एक साथ ये कदम उठाने की क्या सूझी? वहां मौजूद हर किसी के मन में ऐसे अनगिनत अनसुलझे से सवाल उठ रहे थे। उन 5 घायल मजदूरों को तुरंत ही पास के कस्बे में बने अस्पताल पहुंचाया गया। तकरीबन 24 घंटों से भी ज्यादा बेहोश रहने के बाद एक एक करके उन्हें होश आने लगा। होश में आने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि अचानक उन सब ने एक साथ ये कदम क्यों उठाया, तब उन सब का केवल एक ही जवाब था, पता नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, उनमें से किसी को भी कुछ याद नहीं था। उन्होंने बताया, वे तो बस मन लगाकर अपना काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उनकी ये हालत कैसे हो गई, ये खुद वे लोग भी नहीं जानते थे। उस भयानक और अजीब और गरीब इंसिडेंट के बाद तो सभी मजदूरों के दिलों में डर ने अपना डेरा जमा लिया था। अब उन लोगों को इस बात पर यकीन हो गया था कि जरूर इस जगह में कुछ तो बेहद भयानक है, जो अभी तक उनकी नजरों के सामने तो नहीं आया है। अब उन लोगों को इतने दिनों में अपने साथ घटी वो सभी घटनाएं याद आने लगीं, जो वाकई कितना अजीब थीं। लेकिन अब तक उन लोगों का उन पर ठीक तरह से ध्यान ही नहीं गया था। पर अब उन घटनाओं के पीछे की वजह का भी आभास हो गया था उन्हें। अब वहां उस जगह कोई मजदूर काम नहीं करना चाहता था, पर मजदूरों को इतनी आसानी से इतना बड़ा दूसरा काम कहां मिलता है। इसलिए रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूरन उन्हें वहां काम करना पड़ रहा था। उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से एक बार फिर इस बारे में बात भी की थी। इस बार कॉन्ट्रैक्टर को भी उनकी बात पर यकीन होने लगा था, क्योंकि उन 5 मजदूरों के साथ जो कुछ भी घटा था वो सामान्य बात तो हो नहीं सकती थी।
कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूरों को उनकी बात आगे पहुंचाने और उनकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करने का आश्वासन देकर मजदूरों को काम जारी रखने की बात कही। मजदूर भी उसके आश्वासन पर यकीन करते हुए अपने काम में लग गए। लेकिन ये सब लोग नहीं जानते थे कि राजगढ़ आखिर चीज क्या है। खौफ और मौत का दूसरा नाम ही राजगढ़ है। अभी तक तो उन मजदूरों के साथ हुए उस असामान्य और जानलेवा हादसे को ठीक से 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि यहां एक बार फिर किसी अनजान शक्ति ने उन लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया। दरअसल जिस काम को दूसरी मंजिल पर वे 5 मजदूर कर रहे थे, उसी काम को पूरा करने के लिए कुछ नए मजदूर मुख्य महल की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उन सभी के मन में डर तो बहुत था, लेकिन काम भी तो पूरा करना जरूरी था। इसलिए बार बार सतर्कता बरतते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाते, मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते हुए कांपते हाथों से वे अपना काम कर रहे थे। एक हल्की सी आहट भी इस समय उन्हें बुरी तरह से डरा देने के लिए काफी थी। ऐसे में अचानक से उन्हें अपने आसपास शीतलता का अनुभव होने लगा। ये शीतलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्हें अप्रैल के महीने में ठंड लगने लगी। वो ठंड अब उनके शरीर में ठिठुरन पैदा करने लगी थी। वे मारे सर्दी के कपकपाने लगे थे। उस जगह का तापमान अचानक इतना गिर गया था कि ठंड के मारे उन लोगों के दांत कटकटाने लगे। और तो और उन लोगों ने पीने के लिए बोतल में जो पानी लाया था, उस पर भी बर्फ की पतली सी परत जम गई थी। अचानक से इस कदर बढ़ी ठंड को वे लोग सहन नहीं कर पाए और एक के बाद एक वहीं गिरकर बेहोश हो गए। नीचे तथा आसपास काम कर रहे मजदूरों को जब दूसरी मंजिल पर कोई हलचल दिखाई नहीं दी, तो उन लोगों के मन में के एक बार फिर भय और आशंकाओं के बादल उमड़ने लगे। उन लोगों ने दूसरी मंजिल पर काम कर रहे उन मजदूरों को आवाज दी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तब उन लोगों का माथा ठनका। उन्हें यह आभास हो गया कि हो न हो ऊपर फिर से जरूर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। यही सोचकर वे लोग तुरंत दूसरी मंजिल की तरफ भागे। वहां जाकर जो कुछ उन लोगों ने देखा, वो किसी भी सामान्य इंसान को स्तब्ध कर देने के लिए पर्याप्त था। अरे भाई, ये सब क्या हो गया? और यहां इतनी ठंड क्यों लग रही है? भय से हतप्रभ होते हुए एक मजदूर ने कहा, लगता है ये लोग बेहोश हो गए हैं ठंड के मारे। हमें इन लोगों को लेकर जल्दी यहां से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी इनकी तरह यही ढेर हो जाएंगे। सर्दी से कपकपाते हुए दूसरे मजदूर ने कहा, हे देवा, पता नहीं क्या है रे यहां। तुम ठीक कहते हो भाई, ई जगह मां कुछ तो गड़बड़ है। जब से आए हैं यहां सब अजीब ही हो रहा है। चलो रे चलो, उठाओ इन सबको और निकलो यहां से, अभी के अभी नहीं तो हम सबका भी काम तमाम हो जाएगा यहां। तीसरे ने कहा। वे सब किसी तरह उन बेहोश मजदूरों को नीचे ले आए। नीचे लाकर उन लोगों ने वहां थोड़ा कूड़ा करकट और घास फूस इकट्ठा करके आग जलाया और उन लोगों को गर्मी देने की कोशिश करने लगे। उनकी हथेलियों और तलवों पर मालिश करके ठंड के मारे पूरी तरह से शिथिल हो चुके उनके शरीर को फिर से गर्म करने लगे, ताकि किसी तरह उन लोगों को होश में लाया जा सके। काफी देर मशक्कत के बाद उन लोगों के बेजान हो चुके शरीर में फिर से जान आने लगी। उन दूसरे मजदूरों की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे वे लोग होश में आ गए। इन 24 घंटों में घटी ये यहां की दूसरी डरावनी और विस्मित कर देने वाली घटना थी। अब तो यहां मौजूद हर एक शख्स को यहां किसी अनजान शक्ति के छिपे होने की बात पर विश्वास हो ही गया था। उन मजदूरों के होश में आते ही उन सब ने राहत की सांस ली और उनमें से एक ने कहा, अरे भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन सबको होश आ गया। अब तो भाई ये तय रहा कि जब तक साहिब हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देते, तब तक हम में से कोई भी इस महल के ऊपर दूसरी मंजिल पर काम करने नहीं जाएगा।
कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। तुम ठीक कहते हो भाई। दूसरे ने उसकी बात में अपनी सहमति दर्ज करवाई और एक के बाद एक सभी मजदूरों ने उसकी हां में हां मिलाई। सभी मजदूरों ने मिलकर यह निर्णय कर लिया कि अब वे दूसरी मंजिल पर तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि उनके मालिक उन्हें उनकी सेफ्टी का भरोसा न दिला दे। काफी देर तक वहां खामोशी सी छाई रही, तब तक जब तक कि उनका कॉन्ट्रैक्टर वहां नहीं आ गया। कॉन्ट्रैक्टर के आते मजदूरों ने उसे एक बार फिर अपनी आपबीती सुनाई। उनकी बातें सुनकर कॉन्ट्रैक्टर को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हुआ और उसके मुंह से निकल पड़ा, आई कांट बिलीव दिस। हाउ इज दिस पॉसिबल? भला इतनी गर्मी के मौसम में ऐसी भयानक ठंड जो लोगों को पूरी तरह शिथिल कर दे, बेहोश कर दे। लेकिन जब उसने उन मजदूरों की ठिठुरन से बिगड़ी वो दीन दशा देखी तो उसके होश ही उड़ गए। उन लोगों को इतनी गर्मी में आग जलाकर उसके पास बिठाया गया था। इतना ही नहीं, उनमें से हर एक ने अपने ऊपर 3 से 4 कंबल ओढ़ रखे थे। फिर भी उनका शरीर बकरे की तरह धूंज रहा था। उन्हें तेज बुखार भी था। उनकी ये हालत देखकर कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया और बाकी मजदूरों से कहकर उन्हें टेंट में पहुंचा दिया ताकि वे वहां आराम कर सकें। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होते देख कॉन्ट्रैक्टर सुमेर सिंह राठौड़ के दिलो दिमाग ने तो मानो काम करना ही बंद कर दिया था। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। यह कहानी आज से 10 साल पहले की है। तब मैं अपने दोस्त मनोज के साथ उसके घर, जो ओडिशा के बीचों बीच बसे गांव परसौनी गया था। वहां हम कॉलेज की छुट्टी में गए थे। उसके गांव जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी। मनोज रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा और किस्से सुनते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर जंगलों के जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते हुए बोला, जानते हो रवि, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने हामी में जवाब दिया, हां, शाम का यह अंधेरा और यह घना जंगल कोई भला क्यों आएगा? उसने हंसते हुए कहा, नहीं, यह रास्ता दिन के समय भी ऐसे ही सुनसान रहता है क्योंकि यहां वो रहती हैं। मैंने पूछा, कौन? तभी अचानक ड्राइवर ने मनोज को डरी और सहमी आवाज में कहा कि साहब, उसका नाम मत लीजिए। रात का ये पहर इसके लिए बहुत ही ताकतवर होता है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए। ड्राइवर की ऐसी हालत देख मुझे भी थोड़ा डर लगा था। उसकी बातें सुनकर मैं उन जंगलों को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई दिखी, जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें जंगल में फैले धुंध को चीर कर हमें देख रही थीं। मैं डर गया और तभी मैंने मनोज को उस औरत को दिखाने के लिए बुलाया, मगर तब तक वो औरत गायब हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए, मगर मैं उसकी आंखों को भुला नहीं पा रहा था। मनोज ने मुझे समझाया कि मुझ पर उसके कहानियों का असर हुआ है और वो सब मेरे मन का वहम है। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। दरअसल हम गांव मनोज के बड़े भाई सनोज की शादी में गए थे। वहां मैंने देखा कि मनोज के सभी रिश्तेदार थे, मगर उसके चाचा और चाची नहीं थे। तभी मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वो नाराज हैं। लेकिन शादी वाले दिन सनोज भैया की अचानक तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते शाम तक उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था मनोज को संतावना देकर, मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनोज के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ ही दिन बीते थे कि मनोज के मझले भैया भुवन की भी उसी प्रकार मृत्यु हो गई जैसे कि बड़े भाई सनोज की हुई थी।
मनोज के पिताजी तो पूरी तरह से टूट गए थे। आखिर 2 जवान बेटे खोए थे उन्होंने एक ही हफ्ते में। इस बार मगर उसके चाचा आए थे। मनोज के पापा को थोड़ी राहत थी उनके आने से। फिर कुछ देर बाद किसी काम से मैं मनोज के कमरे में गया, पर मैंने कुछ अजीब सी चीज देखी। वो जंगल की परछाई मनोज के कमरे में थी। बिखरे हुए लंबे गीले बाल, बिल्कुल सफेद रंग की चमड़ी, सरे हुए पैर और वो भयावह आंखें और मनोज के कपड़े को ऐसे सूंघ रही थीं कि मानो कुछ खोज रही हो। मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मैं चिल्ला नहीं पाया। मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था, जैसे कि मैं जम गया था वहां। तभी अचानक उसने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी वो मुस्कुराहट आज भी सोचता हूं तो शरीर में कंपकंपी जाग जाती हैं। और वो वहां से खिड़की से चली गई। मैंने तुरंत जाकर उसके घर वालों को इस बारे में बताया, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। मगर जल्द ही वो मेरी बात मान गए जब उन्होंने जंगल की मिट्टी मनोज के कमरे में देखी। मगर गांव के लोगों के मन में अभी भी कुछ शंका थी। इसके बारे में मैंने जब मनोज से पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। करीब 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव बुलाया और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया था। मगर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि यह तब तक ही जंगल में है जब तक कोई मनुष्य इसे खुद जंगल से गांव न ले आए। अब सवाल यह है कि किसी ने जानबूझकर उसे जंगल से गांव में बुलाया है या कोई और बात है। क्या दोनों भाइयों की मौत के पीछे किसी की साजिश है या एक संयोग? मगर एक बात तो है कि मनोज की जान को खतरा है उस डायन से। गांव में अब डायन की खबर आग की तरह फैल गई। सभी गांव वालों को मालूम हो गया कि डायन का काला साया फिर से गांव की खुशियों को निगल जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी मनोज के बड़े भाई और मझले भाई की मौत से। अब मनोज की बारी थी। जब से उस डायन की मनोज के कमरे में मौजूदगी के बारे में उसके पिता को पता चला है, तब से उनका बुरा हाल है। मनोज के चाचा उन्हें साहस और सूझबूझ से काम लेने को कह रहे हैं। इसी बीच मनोज की चाची भी पूरे घर और रिश्तेदारों को संभाल रही हैं। मनोज की चाची की बात करें तो बेहद खूबसूरत, मानो जैसे कोई इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर सबको मोहित करने आ गई हो। खूबसूरत सी आंखें जिन्हें देख ले मूरत बना दे। वो मेरी तरफ आ रही थीं। उन्होंने पूछा, बेटा चाय पिएंगे? देखने में तो हम उम्र ही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मनोज से इनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि चाचा की दूसरी शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने मनोज को घर से बाहर न जाने की हिदायत दी और खुद निकल आया उस डायन का रहस्य जानने के लिए। गांव पहले से ही डरा और सहमा हुआ था और ऊपर से मेरे सवाल उन्हें भविष्य में होने वाले किसी अनहोनी के संकेत दे रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सवालों के जवाब दे सकें। शाम भी हो गई थी। मैं अब घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई जो इस वक्त अपने घर का रास्ता भूल गई थीं। उसने मुझे आवाज लगाई कि तनिक उसे मैं घर पहुंचा दूं। बुढ़िया को उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा, इनकी तो उम्र हो गई, इनको शायद मालूम हो। मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में कछु जानती हो का? पर अम्मा कुछ न बोली। रास्ते भर मैं इनसे यही पूछता आया, पर वो मेरी बातों को नजरअंदाज करती रही। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ न बताए। मैं उनको उनके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ बचुआ। उन्होंने कहा कि डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए। वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है।
अब बताओ, क्या जानना है तुम्हें? मैंने बोला, अम्मा, उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, मगर शुरुआत से। आखिर ये शुरू कब और क्यों हुआ? जहां मैं गांव के दूसरे हिस्से में उस डायन की कहानी सुन रहा था, वहीं मनोज के घर सब चिंतित थे कि मनोज को उस काले साये से कैसे बचाए। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने ड्राइवर के साथ उन अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया। मगर मनोज के पिताजी ने अपना फैसला बदला और चाचा जी को ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अब मनोज की सुरक्षा उनके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। मनोज के चाचा जी ने भी उनकी इस बात पर भरोसा दिलाया कि अब मनोज की चिंता वो उन पर छोड़ दें और जल्दी से उन बाबा को लेकर गांव आ जाए। भरोसा पाते ही मनोज के पिताजी ड्राइवर के साथ बाबा को लेने के लिए निकल गए। बुढ़िया ने कहा कि क्या जानना चाहते हो बचुआ? मैंने कहा, सब कुछ, जो भी मैं उस डायन के बारे में जान सकता हूं। यह गांव डरता है उससे, इसलिए कोई मुझे उसके बारे में नहीं बता रहा। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या ही कर सकते हैं यह गांव वाले? यह मुर्दे हैं सब। पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? थोड़ा शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। तय बुढ़िया के बगल में ही बैठ उसकी कहानी सुनने को आतुर हो रहा था। बुढ़िया ने कहानी शुरू की। वो बोली कि करीब 30 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, 5 साल में एक बच्चा भी न हुआ उस बेचारी को। गांव समाज तो छोड़ो, उसका पति, उसका जेठ सभी ताना मारते उसे बांझ कहते, उसे दुत्कारते थे। वो बेचारी रोती भी तो किसके सामने। ऐसे में उसे सहारा मिला आसाम के एक छोटे से गांव मायोंग से आया निडीर, जो मजदूर था, और उसकी बेटी बीना, जो बानी के पास ही कढ़ाई का काम सीखती थी। उसकी मां तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी और निडीर को भी बानी पसंद थी। दोनों चोरी चुपके मिलने लगे और एक रात को उन्होंने गांव छोड़कर भागने का निर्णय किया। मगर किसी से मोहब्बत करो तो जग जाहिर हो जाता है। और फिर बानी के पति को इस बात की भनक हो गई। बीच में टोकते हुए मैंने बोला, फिर क्या हुआ? दोनों भाग गए या नहीं? इधर मैं बुढ़िया अम्मा की कहानी में खो सा गया और उधर मनोज के पिताजी उन बाबा को बुलाने के लिए निकल गए थे। रात के उस अंधेरे में मनोज के पिताजी ने एक प्रकार का जोखिम लिया था। गाड़ी का ड्राइवर जंगल से जल्दी निकलने के लिए गाड़ी बहुत तेज चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक जलती हुई औरत आ गई। कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़कर गाड़ी रोकनी चाहिए, मगर तभी गाड़ी का हादसा हो गया। तभी उनकी गाड़ी के पास वो ही जंगल की परछाई आई। इधर मैं उस बुढ़िया की कहानी में खोया था और वहां पर वो डायन मनोज के पिताजी को उठा ले गई अपने साथ। मैंने उस बुढ़िया से दोबारा पूछा कि क्या वो दोनों भाग गए? नहीं, वो भाग नहीं पाए। बानी के ससुराल वालों को इसकी भनक हो गई थी और उन्होंने बानी को एक कमरे में कैद कर लिया। उसे उसका पति और जेठ दोनों मिलकर खूब पिटते थे और मारते थे। एक दिन बीना को बानी की खूब याद आई और वो बानी से मिलने के लिए चोरी चुपके निकल गई। इधर बीना घर से निकली कि बानी के जेठ ने निडीर के घर अपने आदमी भिजवाकर उसे पहले पिटवाया। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और फिर बाद में उसी के साथ उसके घर को जलवा दिया उसने। उसे लगा कि उसकी बेटी भी इस आग में झुलस गई होगी, मगर वो तो बानी से मिलने के लिए निकल गई थी। इधर बानी का पति भी उसे उसकी गलतियों के लिए पीट रहा था और यह सब दृश्य बीना उसके कमरे के खुली खिड़कियों से देख रही थी। बुढ़िया ने मुझसे कहा, एक बात बताऊं तुझे मायोंग गांव की? मैंने उत्सुकता से बोला,
हाँ, बताइए। मायोंग गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। वहां छोटे बच्चों को भी काले जादू की समझ है। मैंने पूछा, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बुढ़िया ने कहा कि होना क्या था। अब कि जैसे ही बानी के पति ने उस पर हाथ उठाया, बीना ने अपना आपा खो दिया और अचानक से बानी के पति का हाथ हवा में रुक गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। बीना ने अपनी शक्तियों से बानी के पति का आधा शरीर लकवाग्रस्त कर दिया। बानी बीना के इन शक्तियों से अनजान न थी। उसे इसके बारे में निडिर ने पहले बताया था, लेकिन वो अभी अपनी शक्तियों में परिपक्व नहीं है। मगर गांव में अब यह हल्ला हो गया कि बानी एक डायन है जिसने अपने ही पति को काले जादू से अपंग कर दिया। गांव में बानी के जेठ ने उसे जिंदा जलाकर मारने का प्रस्ताव रखा और गांव में कोई भी मना नहीं कर पाया। फिर वो दिन भी आया जब बानी को जिंदा जलाने के लिए लोग हाथों में मशाल लिए जा रहे थे। बीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रही थी, मगर नहीं हो पाया और बानी के जेठ ने उसे पूरे गांव के सामने जला दिया। बानी आग की जलन से चिखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद उसकी चीखें सिसकियों में बदल गईं और कुछ देर बाद वो खामोश हो गई। दूर से खड़ी बीना यह सब देख स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर एक बदले की भावना थी। और जानते हो रवि, वहीं बीना ही असली डायन है। मैंने बुढ़िया से पूछा कि आपको इतना कैसे मालूम, और वो मेरे दोस्त के परिवार वालों से क्यों बदला ले रही हैं? क्योंकि बानी को जिंदा जलाने वाला उसका जेठ और कोई नहीं, तुम्हारे दोस्त मनोज के पिताजी ही है और पति उसके चाचा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कि कैसे यकीन करूं आपका? उसने बोला, क्योंकि बानी मैं ही हूं। मेरा सर चकराने लगा कि एक औरत जो मुश्किल से मुझसे 2 फुट पर बैठी है, वो खुद को मरा हुआ बता रही हैं। मेरे शरीर में एक कंपकंपी सी छुट गई। बानी ने कहा कि बीना के रास्ते में आने की गलती मत करना, नहीं तो तुम भी पछताओगे। इतना कहते ही वो हवा की तरह मेरे शरीर से होकर निकल गई। मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, मगर तब तक वो जा चुकी थी और जो घर कुछ देर पहले आबाद था, वो जला हुआ एक उजड़ा घर था। यह निडिर का घर था। उसके घर में बहुत तलाशी के बाद मुझे किस्मत से निडिर, उसकी पत्नी और बीना की एक तस्वीर मिली जो उसने अपने बक्से में रखा था। वो तस्वीर देखकर मुझे सब साफ हो गया और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त एक बड़े संकट में है और उसकी मदद के लिए मैं उसके घर की तरफ निकल गया। क्या मैं अपने दोस्त को बचा पाऊंगा उस डायन से? और क्या हुआ होगा जंगल में मनोज के पिताजी के साथ? सबका पता लगेगा अगले और आखिरी भाग में।